चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वारा जो प्रवर्तन के नियम की व्याख्या करी गई है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को आधार बनाकर प्रवर्तन के नियम की जो व्याख्या करी है उसको हम लोग समझेंगे। और देखो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाबू लोगन ध्यान से इस चीज को समझेंगे एकदम सिंपल तरीका से मैं इसको मक्खन कराऊंगा। देखो बुआ, हाइगेंस के द्वारा प्रवर्तन की व्याख्या करना। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर जो प्रवर्तन के नियम की व्याख्या करी थी, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो, प्रवर्तन का नियम का व्याख्या करना है तो सबसे पहले प्रवर्तन का नियम याद होना चाहिए। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि जो आने वाली किरण होती है, जो जाने वाली किरण होती है, जो खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों एक बिंदु पर होता है। और दूसरा, उसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पर हम लोग साइड में समझते हैं इस चीज को, तो ये मान लो कोई समतल होता है, तो यहाँ पर आने वाली किरण है, फिर जाने वाली किरण, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण, और इस पर जो लंब खींचेंगे, ये जो अभिलंब डालेंगे, तो तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रवर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं। इन्हीं दोनों नियम की व्याख्या करनी है। किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वारा आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। अब देखो, इसमें जो है ना, हम समानांतर किरण समतल सतह पर गिराएंगे। और समानांतर सतह, देखो यहाँ पर मैं आपको साइड में पिक्चर बनाकर दिखा रहा हूं। ये कोई समतल सतह है हमारी, ध्यान से समझिएगा। ये कोई समतल सतह, अब इस पर क्या करें? समानांतर किरणें आरोपित कर रहे हैं। क्या करें? समानांतर। याद रखिएगा, समानांतर किरण का मतलब ये नहीं कि दुइये को समानांतर किरण गिरा रहे हैं। यहाँ तो समानांतर किरणें गिर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग दिखाएंगे मात्र दो दिखाएंगे, क्योंकि भाई हमें चित्र भी तो बनाना है ना। ठीक है ना? दो समानांतर किरणें चलती है। देखो, पहला जो समानांतर किरण होता है ना, पहला जो किरण होता है जब यहाँ पर टकराता है तो दूसरा का किरण यहाँ तक आ पाता है। दूसरा का किरण यहाँ तक ही आ पाता है। सोचो, ये थोड़ा सा दूरी पर है तो दो किरणें चली है, दो प्रकाश चली है, दूगो, लेकिन पहल का सतह के नजदीक इसी कारण से पहले टकराता है, दूसरा का यहीं तक आता है। यानी पहला जो किरण होता है वो यहाँ तक टकराएगा, यहाँ तक टकराएगा तो दूसरा का किरण यहाँ तक आ पाएगा, यहाँ तक आ पाएगा तो एगो तरंगाग्र बना देगा वो। और तरंगाग्र हमेशा कैसे होता है? लंबवत होता है। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये प्राथमिक तरंगाग्र हो जाएगा, हाइगेंस का प्राथमिक तरंगाग्र हो जाएगा। कहने का मतलब बस इतना रहा कि जब पहल का यहाँ सतह, मान लो कि ये ए है, तो ए पर टकरा गया, तब ये जो किरण है ना, ये बी तक ही सिर्फ आएगा, बी तक ही आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी पर है। अब सोचो, अब क्या होता है कि अब यहाँ से होता है कि हाई जब किरण भाई टकरा गया तो ये प्रवर्तन करेगा, एकदम डिटो है कि ये प्रवर्तन करेगा। तो ये क्या करता है? अपना प्रवर्तन कर लेता है। ये पहला तरंगाग्र हो गया। क्या करेगा? प्रवर्तन कर लेता है। ध्यान से समझिएगा सब चीज को। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, ये भी सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। फोकस करते चलिए, बस ध्यान यहीं पर होनी चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहां से समानांतर किरण निकाल लिया। दिखाई दे, समानांतर किरण निकली है भाई, तो पहले का किरण पहले सतह पर टकरा गया, लेकिन दूसरा का जो किरण था वो बिंदु बी तक ही आ पाता है। अब यहां से ये किरण आगे बढ़ेगा। ये किरण कहां बढ़ेगा? देखो ध्यान से, ये किरण आगे बढ़ता है। अब ये किरण जैसे ही आगे बढ़ के सतह पर टकराएगा, तब तक हई वाला किरण यहां तक पहुंच जाता है। ले ससुरी कहीं के, ये दूर है, इसी कारण से लेट कर रहा है। देखो, हई वाला किरण यहाँ टकराया था, तो ये वाला किरण यहाँ तक मात्र बी तक आ पाया था। अब ये वाला किरण मान लो यहाँ सी है, तो सी तक आने में इतना समय लिया, तब तक हई वाला जो तरंगाग्र है यहाँ तक पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ की दूरी और हई वाला दूरी दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक इसको आने में ये टाइम लगा, तब तक हई वाला तरंगाग्र यहां पहुंच गया, तो द्वितीय तरंगाग्र बना दिया यहां पर। अब हई द्वितीय तरंगाग्र क्या करेगा? देखो, तरंगाग्र का मेन काम होता है किरणों को आगे बढ़ाना। यहाँ तरंगाग्र बना है, तो क्या करे? इसको आगे बढ़ा के यहां तक ले गया, हई वाला तरंगाग्र। ध्यान दीजिएगा, हई वाला तरंगाग्र यहाँ जो ए बी तरंगाग्र बना है, ये किरण को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है? अब भाई ये बी से सी तक आने में इसको जितना भी समय लगा, उतना यहाँ ये सी से कहां तक आ गए? मान लो ये डी है, तो डी तक ये पहुंच गया। यानी हाई वाला जो भाग है, इस भाग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और ये भी प्रवर्तित होगा। अभी जो प्रवर्तित किरण है, इसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? सीधी तरंगाग्र करेगा। तो हाई जो तरंगाग्र है, ये आपतित किरण का तरंगाग्र हो गया, लेकिन हाई कौन? ये प्रवर्तित किरण का तरंगाग्र बना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बी जोन है वो आपतित किरण का तरंगाग्र हो गया, इसमें सी डी जोन है ये प्रवर्तित किरण का तरंगाग्र हो गया। फिर से समझा रहा हूं। देखो, मैंने किया कुछ नहीं, चित्र आपको लग रहा लपटा गया, कुछ नहीं किए, कुछ किए हैं। देखो बुआ, हाई दूगो समानांतर किरण लेकर चले हैं, चला एक ही टाइम से है, समय 0 से चला है, लेकिन ठीक है ना? तो समय 0 से जब चला है, तो हाई वाला तरंगाग्र ए पर टकराया, तो दूसरा का तरंगाग्र यही बी तक रह गया। ठीक है ना? यानी यहाँ पर समय हम 0 लेकर चले थे, टी बराबर 0 लेकर चले हैं। ओके, अब देखो, ये अब यहाँ हो गया, यहाँ आया, तो यहाँ एक तरंगाग्र का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि किरणों को आगे बढ़ाना चाहेगा ना, किरणों को आगे बढ़ाने के लिए ये भी यहाँ पे एक तरंगाग्र बन जाती है।
अब ये तरंगाग्र इसको आगे बढ़ाता है, तो ये बी से सी तक आने में इसको जितना भी समय लगता है तब तक ही परिवर्तन करके ए से कहाँ तक डी तक चलाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक चलाता है। तो यहाँ पे एक नया तरंगाग्र बन जाता है जिसका नाम हो गया सी डी। और ये सी डी जो तरंगाग्र है ये द्वितीय तरंगाग्र यहाँ पर कही जाती है। अब ये जो तरंगाग्र है इस किरणों को समानांतर किरणों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर क्या करी जाती है, यहाँ पर अभिलंब डाल देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे अभिलंब डाल देंगे, बस यही पिक्चर है, कुछ हार्ड नहीं है। दो गो समानांतर किरण लेकर चलो बाबू, कहो दो गो समानांतर किरण टपका दो और उसके बाद क्या ना कि एक किरण टकराएगी तो दूसरा का ही रह जाएगी, तो यहाँ पे एगो समतल तरंगाग्र हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक तरंगाग्र बन जाएगा। अभी तरंगाग्र इस किरण को आगे सतह पर जैसे ही टच करवाएगा तब तक हाई वाला जो प्रवर्तनी क्रिया यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ भी एक नया तरंगाग्र बन जाएगा जिसको द्वितीयक तरंगाग्र हम लोग कहेंगे। अभी तरंगाग्र समानांतर किरण को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको लंब डाली, आपका हो गया। ये चित्र समझ में आ गई कैसे बनाया गया, ये चित्र में कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर से यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक्स वाई एक समतल सतह है, क्या एक्स वाई एक समतल सतह है। यहाँ पर है आपका P और Q दो गो समानांतर किरणें टपक रही है, P और Q दो गो समानांतर किरणें टपक रही है। जैसा ये P किरण A तक पहुंचता है तब तक है Q किरण B तक रह जाता है, सूख के वही जा रह जाता है बेचारा। अब यहाँ पर जैसे B तक रहता है तो यहाँ पर पहिलका तरंगाग्र बन जाता है ये। अभी पहिलका तरंगाग्र किरण को आगे बढ़ाने का काम करेगा, किरण को आगे बढ़ाने के लिए तरंगाग्र बनबे करेगा, तो इस किरण को जो Q किरण था इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तरंगाग्र कौन बनता है, AB तरंगाग्र बन जाती है। अब देखो तरंगाग्र हमेशा सतह पर लंबवत होती है। हाई कौन तरंग है, यहाँ तरंगाग्र बना था 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी कितना 90 डिग्री का बनेगा। तो तरंगाग्र जब यहाँ 90 बन गया तो साइडों में कितना का बनेगा, 90 का बनेगा। तरंगाग्र हमेशा 90 डिग्री पर होता है, लंबवत होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो तरंगाग्र बन गया AB, ये तरंगाग्र क्या करेगा, किरण को आगे बढ़ाएगा। तो जैसे ही C तक लाता है तब तक हाई A वाला जो किरण होता है, A जो सतह होता है, इसका परिवर्तन D तक हो जाता है, कहाँ तक, यहाँ तक हो जाता है। तो यहाँ भी एक तरंगाग्र बन जाता है जिसका नाम होगा CD। और ये CD तरंगाग्र RS किरण को समानांतर दिशाओं में आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लंबवत डालने का काम किया। तो जो पिक्चर में इसको भाषा लिख देंगे, भाषा हो गया। अब भाषा लिख दिया उसके बाद इसका जो गणितीय थ्योरी एकदम सिंपल है। भाषा क्या लिखना है, बस आपको इतना लिखना है कि एक्स वाई एक समतल सतह है, क्या है हाई एक्स वाई क्या कि एक समतल सतह है जिस पर P और Q दो समानांतर किरणें आपतित होती है। जब पहला किरण P बिंदु A पर पहुंचता है तब दूसरा किरण Q बिंदु B पर पहुंचता है, तो वहां पर AB एक तरंगाग्र बन जाती है। वहां पर AB एक क्या होती है, तरंगाग्र बन जाती है। ये AB तरंगाग्र है Q किरण को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही Q किरण C तक आती है तब तक A जो बिंदु है वो D तक पहुंच जाती है और यहाँ पर CD दूसरा तरंगाग्र बन जाता है और ये CD समानांतर किरणों को प्रवर्तित करने का काम करती है। इतनी भाषा लिखना है, कुछ नहीं करना है बाबू, चित्र समझो मक्खन हो जाएगा। चित्र का तो लिखना है, क्या लिखेंगे, माना कि XY समतल सतह है, बस इतना लिखना है। माना कि XY एक समतल सतह है, यहाँ पर P और Q दो समानांतर किरणें सतह पर आपतित हो रही है, वहां पर जा रही है, जिसमें से पहला जो किरण Q है, P है, ये पहला किरण P है, ये बिंदु A तक पहुंचती है तो दूसरा का किरण Q B तक पहुंचती है। यहाँ पर पहला तरंगाग्र AB बन जाता है। अब इसको आगे बढ़ाया जाता है, जब ये दूसरा का किरण C तक आती है तब यहाँ पर जो प्रवर्तन क्रिया D तक हो जाती है, यानी पहले तरंग का, पहले प्रकाश का प्रवर्तन क्रिया कहाँ तक, D तक हो जाती है और यहाँ पर भी दूसरा का तरंगाग्र बन जाता है। फिर ये प्रवर्तन की दिशा को घुमाने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर लंबवत डाल दिया गया, कुछ नहीं, यही भाषा लिखना है। ये भाषा जब आपका हो जाएगा, चित्र बनाना है, उसके बाद ये भाषा लिखना है, उसके बाद ही इसका मैथमेटिकल थ्योरी पाना है। अब मैथमेटिकल थ्योरी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको समझना है, बस ध्यान दो, यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो फिर से एक बार मैं इसका भाषा बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। मान लिया कि एक्स वाई एक समतल सतह है, क्या है, एक्स वाई एक समतल सतह है जिस पर P और Q दो किरणें आपतित होती है, जिसमें से P A तक जब पहुंचता है तो Q B तक ही पहुंच पाती है और यहाँ पे AB एक तरंगाग्र बन जाती है। अब AB तरंगाग्र Q किरण को आगे बढ़ाकर C तक लाता है, तब तक बिंदु A D तक पहुंच जाती है और यहाँ से CD दूसरा का तरंगाग्र बन जाता है, दूसरा का तरंगाग्र बन जाती है, ठीक है ना। अब ये दूसरा तरंगाग्र ये समानांतर किरणों को प्रवर्ती दिशा में ले जाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इतनी बातें आपको लिख देनी है। जब इतना लिख लेंगे, अब एक चीज और यहाँ समझो भाई, हाई आने वाली किरण है, हाई अभिलंब डाल दी है, लंब डाल दी है, तो इनके बीच आने वाली किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। आपको इतना मालूम है नहीं होगा, ठीक है ना। और जाने वाला किरण है तो यहाँ से यहाँ प्रवर्तन कोण कहलाएगा, तो प्रवर्तन कोण से कोई मतलब नहीं होता है। अभिलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाएगा। तो सोचो यहाँ पर साइड में समझो, हाई किरणें आई है, हाई किरणें गई है ना, है, और यहाँ पर लंब डाल दिया गया, तो मैंने इसको आई ले लिया, मैंने इसको क्या किया, आई ले लिया। अब सोचो यहाँ पर जब आई ले लिया
तो भाई पूरा कोण जो बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, आर बनेगा। पूरा कोण है क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि भाई लंबवत होता है। अब ये पूरा 90 का बनेगा तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से आई घटा देंगे। 90 घटावे आई यानी हई जो मान होगा 90 घटाव आई का हो जाएगा, और हई वाला जो मान होगा सिर्फ आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 घटाव आई और आई में जोड़ देंगे तो पूरा मान आपका फिर 90 डिग्री का बन जाएगा। तो याद रखिएगा हई कोण आई बन रहा है तो इसके नीचे वाला कोण भी आई बनेगा। क्यों, क्योंकि पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा कितना कोण बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो खाली हई वाला कोण जो है आर का मान हो गया, हई वाला जो ना आर का मान होगा, ध्यान दीजिए हई वाला जो आर का मान है ये हो जाएगा 90 घटाव आई, तो हई वाला हो जाएगा आई, क्योंकि 90 घटाव आई में आई जोड़ देंगे तो फिर आपको 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही किया हूं। अगर यहाँ का कोण आई बन गया तो यहाँ वाला जो खाली कोण बनेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री घटाव आई हो जाएगा, हई पूरा कोण खाली आई होगा। फिर ये आपका 90 घटाव आई और आई जोड़ देंगे तो हई वाला आपका पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। वैसे ही साइड में मैं यहाँ पर भी किया हूँ। देखो हई वाला आपका प्रवर्तन कोण है, हई वाला जो है आपतन कोण आई होगा, तो आपतन कोण से मैं लेना नहीं है क्योंकि आपतन कोण हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको प्रवर्तन कोण लेके चल दिया तो हई पूरा कोण कितना का हो, 90 का होगा ना भाई। तो हई निकालेंगे खाली 90 घटाओ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन हई वाला जो है ये खाली आर लेकर चलेंगे। क्यों, देखो ये भी समझो ध्यान से। अब यहाँ से समझो, देखो ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन लोगों के ना समझ में आता है। हई सतह हो गया, किरणें टकराई है, जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये आपका प्रवर्तन कोण हो गया, विलंब डाल दिए, प्रवर्तन कोण हो गया। तो खाली हई निकाले, हई पूरा आपका 90 का है, पूरा आपका 90 का, तो खाली हई निकालेंगे तो ये आई है, इसका मान निकालेंगे हई पूरा 90 में सर, ध्यान दीजिएगा हई पूरा 90 में सर क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए। समझने वाली बात आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि आपका पूरा कितना का सतह बन रहा है, 90 का बन रहा है, ना पूरा कितना का 90 का बन रहा है। ध्यान दीजिएगा हई आपका आर हो गया, हई वाला सतह आपका क्या हो गया, आर हो गया। हई वाला सतह आपका क्या हो गया, आर हो गया। ई वाला सतह आपका पूरा 90 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, हई वाला सतह आपका आर हो गया है, पूरा आपका 90 हो गया है। अब मान लीजिए मैं इसका मान निकालना चाहता हूँ, इसका मान, तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा ना। जैसे मैं यहाँ पर समझा दिया, हई आपका क्या बन गया, हई आपका क्या बन गया, हई आपका आई बन गया। ध्यान दीजिएगा हई पूरा कितना कोण बना, 90। जैसे मान लो ये आर है और ये वाला 90 है, मैं खाली इसका मान निकालना चाहता हूँ बाबू, तो इसका मान 90 घटाओ आर हो जाएगा, इसका मान आर हो जाएगा। क्योंकि 90 घटाओ आर और आर में जोड़ेंगे तो फिर पूरा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। देखो 90 माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको आई लेकर चलेंगे तो नीचे वाला जो है ये आई हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आर लेकर चलेंगे तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपको देकर चल रही है। ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम दो त्रिभुज उठा लेंगे, हई वाला त्रिभुज ए बी सी, हई पूरा ए बी सी त्रिभुज उठा लिए, और फिर त्रिभुज ए डी सी उठा लिए। दो त्रिभुज उठाकर चल दिया, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए सी डी में चल दिए। कौन कौन सा है, ए बी सी हई वाला त्रिभुज, और फिर नीचे वाला ए डी सी चाहे ए सी डी। इन दोनों त्रिभुज को उठा लिया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कौन बी पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, यहाँ डी पर भी कौन 90 का बन रहा है, वही लिख दिया गया। कौन ए बी सी और कौन ए डी सी दोनों कितना का 90 का बना रहे थे। एगो ए मिल गया, ए का मतलब एंगल मिल गया। और दूसरी बात तो मैंने देखा था कि इसको जितना आने में यहाँ समय लगा था उतना में ये दूसरा का तरंगाग्र बना लिया था, यानी हई वाला भाग इस भाग के बराबर था, यानी इसमें BC बराबर हो गया किसके, CD के। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने BC बराबर हो गया किसके, CD के। BC बराबर हो गया किसके, CD के। ध्यान दीजिएगा BC बराबर हो गया आपके किसके, CD के। हई वाला जो भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, तब तक वो द्वितीय तरंगाग्र। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर किसके हो जाएगा, CD के। यहाँ AD नहीं होगा, किसको हो जाएगा, CD को हो जाएगा। बाबू समझने वाली बातें सिर्फ आ रही है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको इतना बताने की कोशिश करी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जब तक उसको समय लगता है तब तक वो द्वितीय तरंगाग्र बना लिया रहता है। यानी यहाँ वाला हई वाला जो भाग आपका BC हो गया, इसमें हई वाला जो भाग आपका BC हो गया, इसमें तब तक हई वाला भाग बराबर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हई वाला आपका भाग बराबर हो सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसको आने में जो समय लगा वो तब तक AD तरंगाग्र भी बना लिया है, प्रवर्तन कर लिया। तो आप यहाँ पे AD भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है ना, ये कहाँ से लिखे, चित्र से S बुझा गया। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो समय लगा था तब तक वो द्वितीयक तरंगाग्र बना लिया था, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो बिंदु था D तक पहुंच गया था। तो BC बराबर हो जाएगा किसके, AD के भी हो सकता है, CD के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि AC दोनों में आ रही है, ABC और फिर ADC दोनों में AC आ रही थी, AC
अनिष्ट है। तो दो गो भुजा एगो कोण मिल गया, तो लिख दिया एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। ध्यान दीजिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका कोण बराबर होता है। तो भाई त्रिभुज ए बी सी में आई कोण उठा लिए और त्रिभुज ए डी सी में आर कोण उठा लिए, यानी आई बराबर हो गया आर। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो प्रवर्तन के नियम की व्याख्या होगी कैसे। पहली बात है कि इसमें आने वाली किरण, जाने वाले किरण और खींचा का विलंब तीनों एक बिंदु पर है। और दूसरा का मैंने सिद्ध कर दिया आई बराबर आर। तो ये होगा प्रवर्तन के नियम की व्याख्या। एकदम सिंपल तरीका यही है बाबू। चित्र समझना बच्चा लोगन के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, जिसको मैंने मक्खन कर दिया। चलिए तो ये सारी बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।